आवाज आ रही है? ये जापान वाला डिस्टरबेंस इंडिया में भी आ गया, मुझे लगता है आवाज समझ में आ रही है कि नहीं। मंच पे विराजमान मिस्टर प्रोफेसर देवी शर्मा जी एंड संजय बियानी एंड मनीष बियानी जी, और यहाँ उपस्थित आप सब लोगों को इस सेमिनार में बहुत सारी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं वेरियस सेक्टर के एक्सपर्ट्स लोग, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ थोड़ी आज गड़बड़ है क्योंकि विषय भी इतना इंटरेस्टिंग है कि हम जेंडर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके प्रमोटिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत सेंसिटिव है और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान करने के लिए पहले तो आप सब बियानी बंधु को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद कि इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल माहौल में मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर मिला और विषय भी मेरे से संबंधित था। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन जो अपने जीवन में हम लोगों ने देखा है और सीखा है उस पर बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि ये सेशंस तो आप एक्सपर्ट्स लोग दोगे, हम तो अपने जीवन में जो देखते हैं वो बताएंगे कि जेंडर इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन में बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ जहाँ मुझे मनीष ने बाउंड किया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करूँ कि क्या हो रहा है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, आप लोग को मालूम है खूब पेपर्स में, विधानसभा में, लोकसभा में, हर टेबल पे इस जेंडर को सुधारने के लिए बहुत बात होती है, जेंडर बायस ख़त्म करने की बहुत सारी बात होती है। और कम्प्लीटली मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है किसी भी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में या उसको बेटर करने के लिए। तो जब भी कोई सेशन होता है तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने आती है, पर वो पेपर्स में आती है, ज़मीन पे कितनी उतरती है ये बहुत चिंता का विषय है। पूरा सेशन चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, आप देखेंगे कि डेडिकेटेड महिलाओं पे ही रहता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करती हूँ, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो डेडिकेट महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं करते हैं हम लोग को प्रमोशन के लिए। और जेंडर पे यदा कदा सब जगह आप लोग ये बातें सुनते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। मैं जब अभी कॉलेज में एंटर की और आपके कमरे में बैठी हुई थी तो बात हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आई, एक्चुअली मैं बहुत व्यस्त थी, नहीं तो हम भी अपने की नोट बना के लाते और कुछ आप लोग के बीच में रखते। बट मैं इसीलिए हल्की फुल्की कुछ बातें करूँगी आप लोगों से। लेकिन महिलाओं के बारे में जो हमारा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, आप अपने घर से भी शुरू करते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात ये लगी कि बियानी सर लोगों की जो थिंकिंग है वो मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है महिलाओं के एजुकेशन के लिए, बेटरमेंट के लिए। क्योंकि जब इनसे 2 मिनट मैंने डिस्कस किया तो हम लोग एम्पावरमेंट के लिए बहुत बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट क्या है। मैंने आते ही ये क्वेश्चन किया कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को ये समझना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग शायद एजुकेशन को गॉन कर देते हैं और दूसरे एम्पावरमेंट की बात करने लगते हैं, जो वही सबसे ज़्यादा हमें कमज़ोर करने की कड़ी पे ले जाता है। मतलब एजुकेशन को गॉन करके हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ को ख़त्म कर देता है। जब तक एजुकेशन में हम लोग एम्पावरमेंट नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम कोई अच्छे समाज की रचना कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एक पढ़ा लिखा पुरुष और एक पढ़ी लिखी महिला में बहुत बड़ा अंतर है। पता नहीं कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो पूरे परिवार को एजुकेट कर देती है, पर एक पिता पढ़ा लिखा है तो पूरे परिवार को एजुकेट नहीं कर सकता। वो करने के लिए आर्थिक रूप से तो उस परिवार को संपन्न कर देगा, लेकिन मानसिक रूप से अगर पढ़ा लिखा नहीं है, महिला नहीं है घर में पढ़ी लिखी, तो वो परिवार एजुकेशन के फील्ड में नहीं सर्वाइव करेगा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन तो सबसे बड़ी, अगर जेंडर लाइन को मिटानी है तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास होना चाहिए। और फिर शिक्षा कैसा होना चाहिए ये भी बहुत बड़ी बात। एक आजकल भागते दौड़ते एजुकेशन की लाइन में सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पैकेजेस की बात की जाती है कि वही अच्छा स्टूडेंट है या वही अच्छा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ लंबे चौड़े पैकेजेस जिन बच्चों को मिलते हैं प्लेसमेंट पे, वो सबसे बेस्ट लाइन है या बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं हम लोग। मैं नहीं मानती इसको। हम सब लोगों को पढ़ाई एजुकेशन के साथ वैल्यूबल, जो एक बात संजय सर ने मुझे कही थी बातचीत के दरमियान ही, कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन हम लोग कितना समझ रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग गॉन करते जा रहे हैं, हम लोग पैसे की ओर भागते जा रहे हैं। ये भी हमें नहीं लगता है कि हम लोग को कहीं उस लाइन पे लाने की कोशिश होगी। तो इन सब सारी चीज़ों को सरकार की ओर से अगर मैं बात करूँ
तो महिलाओं के लिए एजुकेशन में इन राजस्थान की अगर बात करूं मैं, तो राजस्थान में महिलाओं को एजुकेशन के लिए अभी हम जापान का सुन रहे थे, बहुत क्लियर वॉइस नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैं लिखा हुआ देख रही थी वो खुद देख के वो खुद एडमिट कर रही थी प्रोफेसर वहाँ की, वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी स्थिति हमारी नहीं है। लेकिन इन राजस्थान यदि मैं बात करूँ तो इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि सरकारों ने विशेषकर महिलाओं के लिए और इस एजुकेशन फील्ड को बहुत वाइड किया है। बहुत सारे सेक्टर्स में कई इंसेंटिव्स देके सरकार की तरफ से महिलाओं को भी और औरों को भी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जेंडर पे ही फोकस नहीं किया गया है, दोनों को ही इस एजुकेशन में आने के लिए बहुत प्रमोशंस, बहुत सारे चांसेस है। अगर आप राजस्थान सरकार के साइट्स पे जाएंगे तो आप लोग को इस फील्ड में आप लोग को दिखेगा कि बहुत सरकार की तरफ से बहुत सारे ओपन हैं। पहले राजस्थान में हमारे पास टेक्निकल कॉलेज के नाम पे बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे, आज कॉलेजों की भरमार है। तो ये जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनके पढ़ने के लिए कोई ये नहीं है कि हमारे पास कॉलेज नहीं है, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे कॉलेजेस भी आ रहे हैं जहाँ पढ़ने लिखने की आप लोग की सुविधा भी हो रही है, और उसके बाद आप लोग के प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। एक नया डिपार्टमेंट हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, उसको लेके राजस्थान सरकार भी बहुत काम कर रही है। उसमें यदि क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही केवल फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि स्किल आपका जिस ओर है उसमें अगर 100% हम देते हैं तो हम, मुझे लगता है कि वो कंट्री के लिए बेटर सर्विस हम दे पाएंगे। हमारा इंटरेस्ट, जैसे सर सीए हैं और एजुकेशन फील्ड में आ गए, और कोई साइंस पढ़ना चाहता है और आर्ट्स फील्ड में उसको सब मिल रहा है, या जाने के लिए प्रेशर होता है। जनरली हमारे पेरेंट्स तो हमें बहुत प्रेशर देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपके पिता डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बने, ये अनिवार्य नहीं है। आपके अंदर जो स्किल है जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, बजाय आप फोर्सफुली कोई अडॉप्ट करते हैं कोई सब्जेक्ट और उस पर आप काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भी कॉन्सेप्ट अपने को बदलना पड़ेगा कि बिजनेस हो सकता है इनहेरेंट चले, बट एजुकेशन इनहेरेंट नहीं चल सकता कि मेरे फादर इंजीनियर हैं तो मेरे बच्चे भी इंजीनियर हो। तो जो उसमें स्किल है उसको लेके हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भारत का भी निर्माण होगा। एक अच्छे इंसान के रूप में हम अपनी सर्विस जो हम चाहते हैं अपने कंट्री को देना, वो देना चाहेंगे। मनीष जी जापान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया और बात से मुझे लिखा भी। मनीष जी, आपने महसूस किया होगा महिलाओं के बारे में, विशेषकर मैं कहना चाहूँगी, अब जापानीज महिलाएं कैसी हैं क्या है, ग्लोबल स्टेटस पे तो नहीं जाती, लेकिन इंडिया में इतना ज़रूर है कि विमेन के पास एक सिक्स स्ट्रेंथ होती है। ये मानना पड़ेगा कि पुरुषों से ज़्यादा उनमें एक टैलेंट होता है जो छुपा हुआ होता है। महिलाएं बिल्कुल बाई बर्थ, डीएनए, रेस, उसको जो भी कहिए वो मिलता ही मिलता है हमें। तो इसलिए हमने जब भी अपनी सर्विसेज दी उसमें हमने 100% दिया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। पहले कंट्री में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि महिलाएं अपनी सर्विस दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। पर ऐसे एक एडमिशन, ऐसे आप सब लोगों ने आया और हम लोगों को चांस दिया तो हम लोगों ने 100% अपना दिया, बल्कि मैं कहूँगी 200% हमने दिया। और ये कोई कंपटीशन हमारा पुरुषों से नहीं था, ये बाई बर्थ ही हम लोगों को मिला कि जो भी काम करने को हम लोग को दिया गया उसका रिजल्ट हमने बहुत अच्छे से दिया। तो आज देखिए कि एक पुरुषों के मतलब मैं कहूँगी ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, इम्बैलेंस होना नहीं चाहिए, महिला पुरुष की ये गाड़ी साथ चलनी चाहिए। लेकिन अभी पुरुषों के मन में मैं बहुत डर देखती हूँ, ये बात मैं डिस्कशन में कर रही थी उनसे कि कहीं किसी बैंक्स में देखिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में देखिए, जो वैकेंसीज निकलती 10 लोगों ने अगर उसमें इंटरव्यू कंडक्ट हुआ दिया, 2 लड़कियां हैं 8 लड़के, तो सिलेक्ट दोनों लड़कियां हो जाती हैं, लड़के रह जाते हैं। ये कारण पहले नहीं था, अब ये अपने को देखने के मिलता है। इसका मतलब बैंक सर्विसेज में आप देखिए मैक्सिमम लड़कियों का कब्जा हो गया है, नीचे से लेके ऊपर, रिसेप्शनिस्ट से लेके टॉप सीईओ, चंद्रा कोचर, कितने कितने नाम हैं आप लोग के पास जिन्होंने साबित किया कि महिलाओं के अंदर वो क्षमता है। बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोज, अगर ऐसे लोग आते हैं हम लोग को चांस मिलता है तो हम अपना 100% दे सकते हैं। और हम लोग को इस पर बहुत गर्व भी करना चाहिए, गर्व के साथ गुरूर नहीं करना चाहिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। क्योंकि गुरूर करने से हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आगे की पंक्ति या मंच पे जो बैठे हैं हमारे पुरुष लोग, इनसे हम बहुत आगे निकल जाएं। आगे निकलेंगे तो भी असंतुलन होगा, ये देश या ये समाज या दुनिया बैलेंस होके ही चलती है। कभी भी कोई चीज़ नीचे ऊपर होती है, बहुत
ज़्यादा होती है तो बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाती है। तो पहले तो हम बहुत पीछे थे, अब हम बराबर पे आ गए, तो कहीं कहीं हम थोड़े से आगे भी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि इसको बराबर लाइन पे लाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंट्री में महिलाएं दी बेस्ट, ये लेवल भी लेके हमको नहीं चलना है। हम लोग सब लोग समान हैं, सब में क्षमता है, इस क्षमता को उभारते हुए, क्योंकि हमें जो अगर स्पेशल क्वालिटी मिली है बाई गॉड, तो उसको हम सभी में बांटें, अपने बच्चों में, अपने बेटों में, अपने परिवार में, कि समाज एक साथ उत्थान की ओर बढ़े। बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें मैं नहीं जानती हूँ, ये रॉकेट साइंस है मुझे लगता है, इस देश में मैं पढ़ना भी नहीं चाहती सर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रही नहीं थी। मोटी मोटी बातें, क्योंकि मैं सोशल वर्क करती रही हूँ, जो सोशल सब्जेक्ट से मुझे समझ में आता है वो बातें मैंने आपके सामने रखी। सरकार अपना काम कर रही है, उसको यूज़ आप लोगों को करना है, उनके साइट्स को जाके चेक करना है। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स सर खाली जा रही है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना पड़ रहा है, वहाँ बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। कारण क्या है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन सरकार ने सुविधा दी पर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। फैकल्टीज कमज़ोर है, जिसकी बात जापान की प्रोफेसर महोदय भी कर रही थी कि जब तक फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम प्रोडक्ट तैयार कैसे करेंगे। एडमिशन ले लेंगे, बट यदि हमें बताने वाला, मेरिट से हम आपके यहाँ आ गए, बट अगर हमें पढ़ाने वाला, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला अच्छा नहीं होगा, हमारी फैकल्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आएंगे 60 पे और जाएंगे 0 होके, क्योंकि हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। अगर हमारा फैकल्टी अच्छा नहीं, हमारे छोटी अच्छे नहीं है, तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, नॉट फॉर बिजनेस, एजुकेशन कभी पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत ही चैरिटेबल काम है, और मुझे लगता है कि बियानी ब्रदर्स ये बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। इनके रिजल्ट्स, इनके बारे में हमने पूछा, इनके प्लेसमेंट के बारे में भी जानकारी मिली, तो बहुत अच्छा लगता है कि इनके बच्चे बहुत दूर दूर जाके, जिनको 10-12 साल में, अभी मनीष और संजय मुझे बता रहे थे कि ब्रेक मिलता है उनको, अच्छे से मतलब फॉर्सिस और TCS बहुत अच्छे से कंपनी में काम कर रही हैं, यहाँ से जो बच्चे यहाँ से जो निकले हैं। तो आप लोग बाहर से भी बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ, तो इस कॉलेज की लड़कियों के लिए तो बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जहाँ भी आपको है, पूरा समय 100% आपको जिस काम के लिए अभी लगाया गया है उसमें दीजिए। ये भी एक बेटर एजुकेशन और बेटर क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। हम बहुत माइंड को फ्लिकरिंग रखते हैं, ये फ्लिकरिंग माइंड बंद कीजिए। फोकस्ड होकर अगर एजुकेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बेटर रिजल्ट देंगे। हम क्या, हम पढ़ तो रहे हैं इंजीनियरिंग, पर लगता है कि उसमें ज़्यादा, या मेरा ब्रांच सिविल है और हम देखते हैं मैकेनिकल में ज़्यादा स्कोप है, तो हमारा जो ये फ्लिकरिंग दिमाग होता है ना, हमें रिजल्ट नहीं देने देता है। जिसमें भी हैं आप 100% अपना दीजिए, रिजल्ट अच्छा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। 2 दिन के सेमिनार में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग के सामने आएंगी। आप लोग सब उसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सेमिनार्स होने बहुत बंद हो गए हैं सर। आजकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बहुत कम सेमिनार जो होते हैं, और ये सेमिनार मुझे लगता है कि बहुत ही मानसिक खुराक जो मिलता है हमें, ये इन सेमिनार से मिलता है। एक दूसरे के कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो कई बातें यहाँ बैठे इस कमरे से हम लोग को मिलती है। तो कर लो, दुनिया मुट्ठी का ज़माना है, तो इन सब चीज़ों को उपयोग करते हुए आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। 2 दिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैंने कितना कन्विंस किया मैं नहीं जानती, पर मुझे जितना आता है वो बताने की कोशिश मैंने की। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। फिर कभी मिलेंगे आप लोग के बीच में, क्योंकि मुझे आने में भी थोड़ी देर हो गई थी। सेमिनार भी मेरे कारण से लेट से चालू हुआ था, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आप लोग उस ट्रैफिक पे भी कीजिए डिस्कशन कि जयपुर का ट्रैफिक भी कैसे सही हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चे लेट हो जाते हैं, मैंने पेपर में पढ़ा कर कि ट्रैफिक के कारण कई बच्चों के एग्जाम छूट गए। तो कुछ आप लोग और इतने ब्रेनी लोग यहाँ बैठे, कुछ ट्रैफिक पे भी डिस्कशन कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।